हाँ जी, जैसा मैं आपसे कह रहा था, फोर्थ पॉइंट ये था कि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस यानी जैसे ही आप लाइट डालते हो, व्हेन द मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जैसे ही आप मेटल सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डालते हो, तुरंत फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाती है सर्किट में फ्लो करना। तो ये एक आपकी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसमें कोई भी टाइम लैग नहीं होता। ठीक, अब हम बात चलेगी हमारी अब आगे यानी कि अब हम बताएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में वेव प्रिंसिपल का क्या रोल है ना। तो देखिए आप इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। आपको बताना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और लाइट की वेव थ्योरी के बारे में। तो सुनिए इसको। ऐसा है कि वेव थ्योरी जो है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज फेल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट की जो वेव थ्योरी है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में फेल, असफल रही। कैसे असफल रही वो देखिएगा। देखिए, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, पहला पॉइंट, इसके भी आपके 3 पॉइंट हैं। व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी का मतलब सीधा सीधा एनर्जी से ही होता है। व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन मोर एनर्जी लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी की लाइट मेटल सरफेस पर गिरेगी, और जब ज्यादा एनर्जी की लाइट मेटल सरफेस पे गिरेगी तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे हिसाब से, वेव थ्योरी के हिसाब से। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं यानी एक तरह से एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी की लाइट मेटल सरफेस पे गिरेगी। जब ज्यादा एनर्जी की लाइट मेटल सरफेस पे गिरेगी तो तेजी से इलेक्ट्रॉन आपके, ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे मेटल सरफेस से। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि भाई वो इस बात पर तो डिपेंड ही नहीं करेंगे। मतलब कहने का ये है कि ये जो इंटेंसिटी है उस पे आपके मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो लाइट की इंटेंसिटी, उनकी काइनेटिक एनर्जी लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। जबकि वेव थ्योरी ये कह रही थी कि अगर हम ज्यादा एनर्जी की लाइट डालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए उनकी एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए थी। पर एक्सपेरिमेंटली ये मिला था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये पहली बात। दूसरा फेलियर क्या था, आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दो, कोई सी भी फ्रीक्वेंसी, लेकिन इंटेंसिटी अच्छी खासी हो, अच्छी खासी इंटेंसिटी की, यानी when a light of a frequency and a suitable intensity incident on metal surface, then electron should eject from it. But experimentally we found that if the intensity of incident light less than threshold frequency, there is no photoelectric current flow in circuit. अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। हमारे हिसाब से यार कैसी फ्रीक्वेंसी डाल दो निकल जाना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट टाइम लैग को लेकर है। देखिए, जब हम मेटल सरफेस पर लाइट डाल रहे हैं तो वेव थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे और फिर मेटल की सरफेस से बाहर आएंगे। यही होना चाहिए ना। तो तीसरा प्रिंसिपल ये कहता है व्हेन मेटल सरफेस लाइट इज इल्यूमिनेटेड ऑन मेटल सरफेस, जब हम मेटल सरफेस पर लाइट डालेंगे तो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आएंगे और तब मेटल सरफेस से बाहर आएंगे। इन दिस प्रोसेस देयर शुड बी सम टाइम लैग। इस प्रोसेस में कुछ टाइम लैग तो लगना चाहिए था, बट देयर इज नो टाइम लैग। इसमें कोई टाइम लैग नहीं लगा, है ना। वेव थ्योरी में कहती है कि भाई कुछ तो
टाइम लगना चाहिए था ना, बट कोई टाइम लगा, यानी कि ये एक तरह की कैसी प्रोसेस रही, इंस्टेंट प्रोसेस रही, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस रही। तो ये एक इफेक्ट के बारे में बात थी। तो ये तीन बातें थी जो वेव थ्योरी जो हमारी समझा नहीं पाई इस चीज को, है ना। तो अब इसको समझाने के लिए आगे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। तो देखिए उसके बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए क्लासिकल थ्योरी यानी वेव थ्योरी का जिक्र किया गया, वेव थ्योरी को काम में भी लिया गया, लेकिन वेव थ्योरी जो रही वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में क्या रही, फेल रही। तो फिर क्या करें 1900 में यानी कि 1900 में एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया फोटोन का। तो देखिए उसके बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। प्लांक सजेस्ट दैट, प्लांक ने ये बात बोला कि प्लांक सजेस्ट दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इज नॉट अ कंटिन्यूअस। लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस नहीं, इट इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक तरह का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन क्वांटाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन क्वांटा और फोटोन। प्लांक के हिसाब से लाइट को कंटिन्यूअस एनर्जी ना माने। प्लांक ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इज नॉट अ कंटिन्यूअस। उसने कहा लाइट अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो ये कोई कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है, बल्कि लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो छोटे-छोटे एनर्जी पैकेट्स में होता है। जैसे लाइट आपकी तरफ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, उसने इसको एक पार्टिकल माना। उसने कहा लाइट आ रही है, एनर्जी पैकेट्स आ रहे हैं। वेव ना मान के उसने लाइट को एक पार्टिकल माना, एनर्जी पैकेट्स मान रहे हैं। और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट्स इज नोन क्वांटा और फोटोन। जो मिनिमम अमाउंट है एनर्जी का, जिसको अपन ने क्या नाम दिया है, क्वांटा और फोटोन, उसी को उन्होंने नाम दिया फोटोन। ठीक है, तो ये फोटोन के बारे में था। और फोटोन के कुछ बात है। फोटोन की पहली बात, सबसे पहली बात, इट्स अ चार्जलेस पार्टिकल। फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी बात, फोटोन इज अ मासलेस। फोटोन का मास भी नहीं होता, चार्ज भी नहीं है फोटोन पर, मास भी नहीं है। तीसरी बात, एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फोटोन की जो एनर्जी है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट आएंगे, तो ये आएगा E बराबर h nu। Here h is a Planck constant। h आपका Planck constant है जिसकी वैल्यू है 6.6 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा। तो E बराबर क्या आया, h c अपॉन लैम्डा। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, E बराबर h न्यू और आपका E बराबर h c अपॉन लैम्डा। कोई चार्ज नहीं, चार्जलेस, कोई मास भी नहीं है, रेस्ट मास इसका 0 लिया जाता है। ऊपर से फोटोन की जो एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट आएंगे, तो E बराबर क्या आया, h न्यू। हियर h इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और ये भी आपकी E बराबर h c अपॉन लैम्डा। ये आपकी फोटोन की थ्योरी होगी। एक और बात, फोटोन एक एनर्जी पार्टिकल है और इसकी जो स्पीड है, फोटोन की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर है।
यानी फोटोन की स्पीड किसके बराबर हो गई, लाइट की स्पीड के बराबर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन नंबर ऑफ फोटोन इज इंक्रीजेस। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटॉन्स के नंबर बढ़ते हैं, ज्यादा नंबर में फोटोन आते हैं। अगर आप इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन नंबर ऑफ फोटोन इज इंक्रीज, और नंबर ऑफ फोटोन इज इंक्रीज होंगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर प्लांक के हिसाब से फोटॉन्स के नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए देख सकते हैं, अब हम आपको बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड है आपके आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से। तो देखिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्चुअलिटी में आइंस्टीन ने क्या कहा था, व्हेन a photon of energy h nu, अगर आप h nu एनर्जी का फोटोन मेटल सरफेस पर इल्यूमिनेटेड करें, when photon of energy h nu incident on metal surface, then some part of this energy used by electron to come out from metal surface, while the rest part of this energy convert into kinetic energy। जब h nu एनर्जी का फोटोन मेटल की सरफेस पे डाला जाता है तो कुछ हिस्सा some part of this energy used as a work function के फॉर्म में यूज होता है, while the rest convert into kinetic energy, जबकि बचा कुचा आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो h nu बराबर हो जाएगा phi naught plus half mv²। जब आप h nu एनर्जी का फोटोन मेटल सरफेस पे डालते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में, बाकी बचा कुचा यूज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ एनर्जी को यूज कर लेगा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आने में, और मेटल सरफेस से बाहर आने में जो एनर्जी यूज की जाती है उसका नाम होता है वर्क फंक्शन। तो कुछ तो वर्क फंक्शन में यूज हो जाएगी, बाकी जो एनर्जी बचेगी, बची कुछ जो एनर्जी होगी, रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका वर्क फंक्शन। ठीक है, ये एक बात है। अब सुनिए, ये आइंस्टीन की पहली इक्वेशन है। दूसरी बात सुनिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो फोटोन डालें उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो? बिल्कुल हो सकता है। When photon of energy equal to threshold frequency incident on metal surface, जब आप न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का फोटोन मेटल सरफेस पर डालते हैं तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए जब हम न्यू नॉट एनर्जी का फोटोन डालें मेटल सरफेस पे, तो उसका यूज करके तो खाली इलेक्ट्रॉन बाहर ही आएगा मेटल सरफेस। अगर न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का फोटोन मेटल सरफेस पर डालेंगे तो इस फ्रीक्वेंसी का यूज करके इलेक्ट्रॉन केवल मेटल सरफेस से बाहर आता है। तो फिर होगा क्या? तो ये तो सब कंप्लीट वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होगी। दोबारा सुनिए, अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालते हैं तो इस एनर्जी का यूज क्या होना चाहिए? इसको लेकर इलेक्ट्रॉन केवल मेटल सरफेस से बाहर ही आ पाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी तो कुछ होगी नहीं, हो भी नहीं सकती। क्यों होगी आप बताइए? काइनेटिक एनर्जी का तो काम ही नहीं होगा इसमें। तो इसका यूज केवल बाहर आने में करेगा, तो यानी कि सारी h न्यू नॉट अगर हो जाएगा तो इसका यूज केवल और केवल किसमें होगा?
फाई नॉट में, तो हम इस वैल्यू को यहां रख सकते हैं। तो क्या आएगा बता, h न्यू नॉट प्लस हाफ एम डी स्क्वायर, और आप चाहें तो हाफ एम डी स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं। हाफ एम डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ये आपका तीसरी इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। यहां से आप चाहें तो काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको मैंने ये पढ़ाया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैंने कहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक्चुअली में स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अपने आप में अगर उसमें ई का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। यानी अगर हम हाफ एम डी स्क्वायर बराबर अपने आप को बताया था, तो हाफ एम डी स्क्वायर बराबर क्या था, ई वी नॉट, यही था ना। तो हाफ एम डी स्क्वायर बराबर क्या था, ई वी नॉट, अपन रखते हैं इसको, तो ई वी नॉट बराबर h न्यू माइनस के h न्यू। ई वी नॉट बराबर क्या आएगा, h न्यू माइनस के h न्यू नॉट, ठीक है। तो ई वी नॉट बराबर हो जाएगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक। तो ये भी एक इक्वेशन है आइंस्टीन की। और अगर यहां से v नॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो v नॉट बराबर आएगा h अपॉन e न्यू माइनस h अपॉन e न्यू नॉट। तो ये लो सर, ये इक्वेशन नंबर 4। तो कौन सी आइंस्टीन की इक्वेशन है, चारों, सब जितनी पढ़ी है सारी आइंस्टीन की इक्वेशन है। कब किसकी जरूरत पड़ेगी वो तो देख के पता चलेगा, क्वेश्चन को देखने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें ये आइंस्टीन की इक्वेशन लगाएं या ये आइंस्टीन की इक्वेशन लगाएं। तो वो तो क्वेश्चन को देखने पर चलेगा। और आपको बता दूं, जो आज आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने आज आपने पढ़ा एक तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन, एक आपने पढ़ा कि वेव थ्योरी किस तरह से फेल है किसको समझाने में, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और एक आपने ये पढ़ा आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आपने ये इतनी सारी आज चीजें पढ़ी हैं, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और ये सब चीजें जो आपने पढ़ी हैं, इसमें ये जो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इस आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में से एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन बनता है। अब रही बात नोट्स की, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन समझाएगी, और इससे रिलेटेड जो नोट्स होंगे मैं पोस्ट कर दूंगा सबको। सर आपको एक पीडीएफ बना के उन सब नोट्स की कॉपी दे देंगे। अभी इनके नोट्स पर थोड़ा सा वर्क चल रहा है, तो वो नोट्स हाथ के हाथ आप फेयर करते जाइए और उनको हाथ के हाथ लिखते जाइए बढ़िया तरीके से, एकदम साफ सुथरा तरीके से। और ये जो आज का लेक्चर रहा उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज रही वो रही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही वो रही आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और फोटोन का कांसेप्ट, ठीक है। तो जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को समझाने के लिए आइंस्टीन की हेल्प से समझाया जाएगा उसको हम डिस्कस करेंगे कल। ओके, तो आज के लिए बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।